वेलकम डियर स्टूडेंट। आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और स्ट्रेंथ ऑफ बेस के बारे में, यानी पीएच स्केल के बारे में हमको डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले ये समझिए स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और स्ट्रेंथ ऑफ बेस का क्या मतलब होता है। स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत, समझ रहे हैं, या उसी को हम इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं। यानी एसिड और बेस को अब हमको कंपेयर करना है कि कौन सा एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और कौन सा एसिड वीक एसिड होगा, हल्का फुल्का एसिड होगा, उसमें ज़्यादा एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं होगी। कौन सा बेस बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होगा और कौन सा बेस बहुत हल्का फुल्का बेस होगा, उसमें उतनी ज़्यादा बेसिक प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो एसिड और बेस के स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के लिए हमने एक मेथड निकाला है और वो मेथड है पीएच मेथड। तो पीएच मेथड पर हम अभी बाद में आते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड कराता हूँ कि इससे पहले हम ये समझ रहे थे कि एसिड हम किसको बोलते हैं, एक ऐसा कंपाउंड, एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें हाइड्रोजन हो और उसको हम वाटर में अगर डिज़ोल्व करें तो हमको H+ आयन दे दे। बिल्कुल इसी तरह से बेस को कैसे डिफाइन करते हैं, या अल्कली को, एक ऐसा सब्सटेंस जिसको पानी में घोलें तो वो हमको OH- आयन दे दे। तो एसिड की निशानी है वो H+ आयन देगा, जिसको हम हाइड्रोजन आयन बोलते हैं या हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। बेस की निशानी होती है वो हमको OH- आयन देता है, जिसको हम हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। समझ आ गया। अब एक ऐसा एसिड जिसको हमने पानी में डाला और उसने बहुत ज़्यादा मात्रा में H+ आयन दे दिया, तो इसकी निशानी ये है कि भैया वो एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। जिसका आयोनाइजेशन कम्प्लीटली हो जाएगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाएगा, और जो पूरी तरह से नहीं टूटेगा, आयन में नहीं कन्वर्ट होगा, कम H+ आयन देगा पानी के अंदर, वो वीक एसिड माना जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार से जो बेस पूरी तरह 100% टूट जाएगा अपने आयन्स में, डिसोसिएट हो जाएगा, और OH- आयन देगा 100%, तो वो स्ट्रॉन्ग बेस माना जाएगा। और जो कम OH- आयन देगा वो वीक बेस माना जाएगा। तो एसिड और बेस की पहचान किससे होनी है, हाइड्रोजन प्लस आयन से या OH- आयन से। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि एसिड को हम कैसे पहचानेंगे कि एसिड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। तो इसका तरीका क्या है, पानी में घोलो, जो एसिड पानी में घुलने के बाद ज़्यादा H+ आयन दे देगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाएगा, और जिसने कम H+ आयन दिया वो वीक एसिड माना जाएगा। अब जब हम किसी एसिड को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो इसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। इसका नया नाम क्या रखा हमने, कंसंट्रेशन, यानी कितना H+ आयन सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है। 1 लीटर का हमको सॉल्यूशन बनाना है। सॉल्यूशन बनाने के लिए पानी में हमने एसिड मिला दिया या बेस मिला दिया, मिलाने के बाद ये पूरा सॉल्यूशन कितना होना चाहिए, 1 लीटर। 1 लीटर। अब उस 1 लीटर में हम क्या करेंगे, एसिड पानी में घुलने के बाद H+ आयन देगा या बेस पानी में घुलने के बाद OH- आयन देगा। तो हमको क्या करना है कि 1 लीटर के सॉल्यूशन में एसिड ने घुलने के बाद कितने H+ आयन दिए उसको काउंट करना है। हालांकि आयन को काउंट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन समझाने के लिए हमने ये मेथड बनाया है कि 1 लीटर के सॉल्यूशन में काउंट कीजिए कि एसिड ने कितने H+ आयन दिए। एक एसिड जितने H+ आयन देगा 1 लीटर के सॉल्यूशन में, उसको हम पीएच बोलेंगे, पीएच। अब पीएच क्या है उस पर हम आते हैं। यानी ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 लीटर के सॉल्यूशन में जितने H+ आयन हम काउंट करेंगे, इसको बोलेंगे कि ये इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है या इसमें H+ का कंसंट्रेशन है। जैसे 1 लीटर के सॉल्यूशन में हमने जो एसिड घोला था उसने 100 H+ आयन दिया, सॉल्यूशन कितना, 1 लीटर। उसमें हमने H+ आयन को काउंट किया, कितनी काउंटिंग की हमने, 100। तो हम बोलेंगे कि इसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना है इस सॉल्यूशन के अंदर, तो आंसर है 100। हालांकि उसको हम नंबर्स में काउंट नहीं करते, क्योंकि एक मॉलिक्यूल टूटता है उसमें से 2-2 आयन बनते हैं, और एक मटेरियल में बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं तो लाखों करोड़ों अरबों एटम्स ब्रेक होते हैं और मॉलिक्यूल ब्रेक होते हैं, और करोड़ों आयन्स हमको मिलते हैं, H+ आयन और नेगेटिव आयन्स। तो उसकी गिनती हम नहीं कर पाते। तो उसको काउंट करने के लिए हमने एक नया तरीका निकाला है, और वो तरीका है मोल कॉन्सेप्ट, जो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। मोल कॉन्सेप्ट ये बताता है कि भैया किसी चीज़ को काउंट करना है तो किस तरह से काउंट करेंगे। अगर आप काउंट करते 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 किसी चीज़ को गिन लेते हैं 6.022 10⁻23, तो हम बोलेंगे ये कैथो मटेरियल है, तो आंसर है 1 मोल। हमने 6.022 10⁻23 का नाम क्या रख दिया है, 1 मोल। जैसे 1 दर्जन केला, कितने केले को बोलते हैं, 12 केला। 12 ठो केला हमने खरीदा, उसको क्या बोलते हैं, 1 दर्जन केला। तो उस 12 पीस का नाम क्या रख दिया, 1। बिल्कुल इसी तरह से 6.022 10⁻23 अगर आयन उसमें काउंट किए तो हम बोलेंगे ये 1 मोल आयन है। मोल कॉन्सेप्ट 11वीं में आप डिटेल के साथ सीखेंगे, अभी हमारा टॉपिक नहीं है। फिलहाल के लिए ये समझ लीजिए कि एक सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन के कितने मोल पड़े हुए हैं या कैथो आयन हैं, गिन लीजिए। H+ आयन की गिनती 1 लीटर के सॉल्यूशन में, इसको कहते हैं हम, ये कहलाती है
कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। ठीक है, कि एक सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयन कितने हैं उसको काउंट कर लीजिए, इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। अगर ज़्यादा H प्लस आयन निकलेगा तो हम बोलेंगे जिस एसिड को आपने घोला है वो एसिड कैसा है, स्ट्रॉन्ग, क्योंकि उसने ज़्यादा H प्लस आयन दिया। और अगर H प्लस आयन की गिनती कम निकलेगी 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर तो उसको हम बोलेंगे H प्लस का कंसंट्रेशन कम है, इसका मतलब है एसिड ने ज़्यादा H प्लस आयन नहीं डिसॉल्व किया, इसका मतलब है हमारा एसिड कैसा है, वीक एसिड है। समझ में आ गया बात? तो इस तरह से हम लोग एसिड और बेस को कंपेयर करेंगे कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक एसिड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन सा वीक बेस है। अब यहाँ पर देखिए हमने बहुत सारी चीज़ें लिख रखी हैं, मैं आपको समझाता हूँ। हमारा टॉपिक है पीएच स्केल। पीएच क्या चीज़ है पहले ये समझिए। ठीक है, तो पीएच 2 शब्दों से मिलकर के बना है और ये डैनिश शब्द है, डैनिश। ठीक है, जिस तरह से जर्मन शब्द होता है, इटालियन शब्द होता है, वैसे पीएच डैनिश शब्द है। अब इसमें देखिए 1909 में एक साइंटिस्ट थे, डैनिश साइंटिस्ट, जिसका नाम था सोरेनसन। इन्होंने 1909 में पीएच की डिस्कवरी की थी। काहे के लिए? क्योंकि हमको एसिड और बेस के स्ट्रेंथ को कंपेयर करना था, एसिड और बेस की ताकत को नापना था कि एसिड स्ट्रांग है कि वीक है, ज़्यादा असर दिखाएगा कि कम असर दिखाएगा एसिड वाला। तो उसके लिए सोरेनसन ने एक पीएच स्केल बनाया, पीएच स्केल की डिस्कवरी की, जिससे हम एसिड और बेस को स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। तो पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए किसने डिस्कवरी की थी, सोरेनसन ने। कब डिस्कवरी की थी? 1909 में। कहाँ के रहने वाले थे? डैनिश के रहने वाले थे। ठीक है, देश है ये। काहे के लिए डिस्कवरी किए थे? तो आंसर हमको स्ट्रेंथ को कंपेयर करना था। किसके स्ट्रेंथ को कंपेयर करना था? एसिड और बेस के स्ट्रेंथ को कंपेयर करना था कि कौन सा एसिड स्ट्रांग है, कौन सा बेस स्ट्रांग है, कौन सा एसिड वीक है, कौन सा बेस वीक है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब पीएच का मतलब क्या होता है जो हम पीएच बार बार लिख रहे हैं? तो डैनिश शब्द में पी और एच को देखिए क्या बोलते हैं, पी स्टैंड फॉर पोटेंज। पी का मतलब क्या होता है? पोटेंज। ये डैनिश शब्द में है और हमारे यहाँ मातृभाषा में पोटेंज को बोलते हैं पावर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंज? पावर। तो इसका मतलब है पीएच में जो पी आता है उसका मीनिंग क्या होगा? पावर होगा। और पीएच में जो एच आता है, एच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन, जिसको आप H प्लस लिखेंगे। ठीक है, तो किसी सॉल्यूशन के अंदर कितने H प्लस आयन आपने डाले हैं, H प्लस आयन कितने हैं, उसकी गिनती क्या कहलाती है? पीएच कहलाती है। लेकिन ये हमने पावर शब्द यूज़ किया है, तो पावर हम लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, मैं भी आपको थोड़ी देर में सारी चीज़ें क्लियर करके बताता हूँ। ठीक है, तो बहर क्या है, पीएच का मीनिंग समझ गए? पी स्टैंड फॉर पावर एंड H स्टैंड फॉर हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन का पावर। ठीक है, ये पीएच नंबर कहलाता है। सिंपली इट इज ए नंबर, मुझे लिखना है अभी नीचे, मैं उसको नोट कर देता हूँ। अच्छा, पीएच हमको बताता क्या है? तो आंसर है इट टेल्स अबाउट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन द गिवन सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन में H प्लस आयन कितना डाला हुआ है उसकी काउंटिंग, उसका कंसंट्रेशन बताता है पीएच। और अगर ज़्यादा पीएच का कंसंट्रेशन आया या H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा आया तो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा, और कम कंसंट्रेशन आया तो वीक एसिड कहलाएगा। इसी तरह से बेस के साथ भी है। समझ गए? अच्छा, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन का डेफिनेशन ये आपको नोट करना है, इसको भले आप नोट करो ना करो, लेकिन ये चीज़ आपको लिखनी है। एक सॉल्यूशन के पीएच का क्या मतलब होता है? देखिए, pH of a solution is the magnitude of negative power to which 10 must be raised to express the hydrogen ion concentration in the solution in moles per liter। एक बार पढ़ने में, 2 बार पढ़ने में, 3 बार पढ़ने में समझ में नहीं आएगा। अभी मैं इसको आपको समझाता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। किसी सॉल्यूशन का pH क्या होता है, कितना होता है, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं 10 के निगेटिव पावर से, कि 10 को कितने निगेटिव पावर से बढ़ाया गया है। 10 को जितने निगेटिव पावर से रेस किया जाएगा वो बताएगा कि उस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना है। और उस कंसंट्रेशन को हम नापते हैं 1 लीटर में कितने मोल H प्लस आयन पड़े हुए हैं। मोल सिंपल गिनती है, जिस तरह से 12 केले 1 दर्जन कहलाता है। 100 रन आप बनाते हैं तो उसको 100 रन बोलने के बजाय 1 सेंचुरी बोलते हैं। 50 साल आपकी उम्र हो जाती है तो आप लोग गोल्डन जुबली मनाते हो, 50 को गोल्डन बोलते हो, 1 गोल्डन जुबली। 25 साल को 1 सिल्वर जुबली बोलते हैं, 10 साल को 1 डिकेड बोलते हैं, 100 साल को 1 सेंचुरी बोलते हैं। बिल्कुल इसी तरह से 6.022 10⁻23 आयन को 1 मोल बोलते हैं। 6.022 10⁻23 आयन को 1 मोल बोलते हैं। तो हमारे 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल पड़े हुए हैं H प्लस आयन के? 1 लीटर में कितने मोल पड़े हैं H प्लस आयन के, ये कहलाता है कंसंट्रेशन। और इसको किस में नापते हैं? मोल पर लीटर। H प्लस आयन के कितने मोल हैं 1 लीटर के अंदर, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, बात समझ गए? फिर से पढ़ते हैं, देखिए, pH ऑफ द सॉल्यूशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द निगेटिव पावर
निगेटिव पावर टू विच 10 मस्ट बी रेज्ड, यानी 10 का पावर निगेटिव करना है और कितने पावर से 10 को बढ़ाया गया है, नेगेटिव पावर से बढ़ाया गया है, किस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए, हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए उस सॉल्यूशन के अंदर, और हम उसको नापेंगे किसमें, मोल पर लीटर में नापेंगे। ठीक है, अब देखिए कंसंट्रेशन को हम ऐसे लिखते कैसे हैं, कंसंट्रेशन को यहाँ पर समझिएगा, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ना, इधर लिखता हूँ, साइड में हमारे पास जगह है। H+ आयन का कंसंट्रेशन दिखाना है तो इसको लिखेंगे H+, और कंसंट्रेशन दिखाने के लिए इसको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते हैं। ये लिखने का तरीका हमको ये बता रहा है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो आंसर है हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल हमने H+ आयन घोला हुआ है। ये 4 कोण का जो डब्बा है, स्क्वायर ब्रैकेट है, वो ये बताता है कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, 1 लीटर के सॉल्यूशन में, 1 लीटर के सॉल्यूशन में H+ आयन के कितने मोल हैं। 1 मोल बोलते हैं 6.022 10⁻23 को, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं। हालांकि मोल कॉन्सेप्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन समझाने के लिए, क्योंकि इसको हम मोल में नापते हैं, इसलिए थोड़ा सा समझाने के लिए मैं ये लिख देता हूँ। 1 मोल बोलते हैं 6.022 10⁻23 आयन। इतने आयन को 1 मोल आयन बोला जाता है, समझ गए। तो जब हम इतने सारे आयन काउंट करेंगे तो बोलेंगे कितने आयन है हमारे सॉल्यूशन में, 1 मोल आयन है, ये होता है 1 मोल। तो कितने मोल आयन 1 लीटर के सॉल्यूशन में पड़े हुए हैं, कौन से आयन, H+ आयन। इसका कंसंट्रेशन कौन बताता है, तो आंसर है 10 को कितने नेगेटिव पावर से बढ़ाया गया है, 10 के पावर में जो नेगेटिव नंबर लिखा रहेगा वो नंबर बताएगा कि H+ आयन का कंसंट्रेशन कितना है सॉल्यूशन में, ये होता है pH। तो जैसे ये H+ आयन का कंसंट्रेशन मुझे बताना है तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं लिखूंगा 10 और 10 के पावर में लगाऊंगा माइनस, और माइनस के बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा कोई नंबर को मैं अभी n लिखे दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, कहाँ तक, 14 तक, 14 तक, ये स्केल हमने बनाया है। अभी हम इस स्केल पर भी आते हैं, तो ये चीज़ समझ आई आपको। तो H+ आयन का कंसंट्रेशन किसी सॉल्यूशन में कितना है उसको दिखाने का तरीका क्या बनाया हमने लिखा 10 और उसके ऊपर पावर क्या लगाया, माइनस लगा के कोई नंबर लिखूंगा। ये जो नंबर मैं लिखूंगा यहाँ पर माइनस के बाद 10 के पावर में, ये नंबर बताएगा कि उस सॉल्यूशन में H+ आयन का कंसंट्रेशन कितना है। जैसे मैंने यहाँ नंबर लिख दिया 3, 10⁻³ तो हम बोलेंगे हमारे सॉल्यूशन में कितना H+ आयन घुला हुआ है, तो आंसर है 3 मोल, 3 मोल 1 लीटर में। तो हमारे सॉल्यूशन का pH कितना हो गया, जो 10 के पावर में नंबर लिखा हुआ है नेगेटिव साइन के साथ। मैं क्या कह रहा हूं कि मैंने लिखा 10⁻³ तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा जो सॉल्यूशन है जिसमें हमने एसिड घोला है उसमें H+ आयन का कंसंट्रेशन कितना है, 3 मोल पर लीटर, 3 मोल पर लीटर। तो ये जो 3 है ये बताएगा कि हमारे सॉल्यूशन का pH कितना है, आंसर है 3। यही नंबर pH नंबर कहलाता है, समझ रहे हो। यहाँ पर जो नंबर लिखा जाता है 10 के पावर में, यही नंबर क्या कहलाता है, pH नंबर। तो pH सिंपली एक नंबर होता है, क्या होता है, नंबर होता है pH। 10 के पावर में नंबर ही ना लिखेंगे हम, तो यही नंबर pH होता है हमारे सॉल्यूशन का। अब ये नंबर हमको क्या बताता है कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड वीक है, कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग है, कौन सा बेस वीक है। अब इसका फैसला कैसे होगा, इसका फैसला हम करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर से। ये इंडिकेटर देखिए यहाँ पर हमने बनाया है, इसको बोलते हैं pH स्केल इंडिकेटर या pH स्केल भी बोल सकते हैं, या इसको यूनिवर्सल इंडिकेटर भी बोलते हैं। अब इसमें हमने नंबरिंग लिखी हुई है, यहाँ से देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 0 से लेकर के 14 तक ये नंबर होता है। अब ध्यान से समझना जो मैं बता रहा हूँ pH स्केल के रिगार्डिंग। 0 से स्टार्ट होता है, कहाँ तक चलता है, 14 तक चलता है। ऐसे स्केल को बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या बोलते हैं इसको, यूनिवर्सल इंडिकेटर या pH स्केल, दोनों नाम है। यहाँ पर हमने टॉपिक भी बनाया है pH स्केल, ये वही pH स्केल है। इसका दूसरा नाम यूनिवर्सल इंडिकेटर, क्योंकि ऑल ओवर द यूनिवर्स यही स्केल यूज किया जाता है एसिड और बेस को कंपेयर करने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के लिए, इसलिए इसको यूनिवर्सल इंडिकेटर भी बोला जाता है। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, मैंने बोला कि मेरे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें मैंने एसिड घोला है और उसका pH कितना है, तो हमने बोला 10⁻³ इसका मतलब ये जो 3 लिखा हुआ है नेगेटिव के बाद, ये हमारे सॉल्यूशन का pH माना जाएगा। 3 का मतलब क्या है कि भैया हमारे सॉल्यूशन में कितना हाइड्रोजन आयन घुला हुआ है, 3 मोल इन 1 लीटर। 1 लीटर के सॉल्यूशन में H+ आयन के कैठो मोल हैं, 3 मोल हैं, और 1 मोल मतलब होता है इतने मॉलिक्यूल, 3 मोल मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, टोटल नंबर ऑफ आयन निकल जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो 3 हो गया हमारे सॉल्यूशन का pH।
अब 3 क्या बताएगा, उसके लिए हमने ये जो स्केल बनाया है, स्केल में हमने बाइफर्केशन कर लिया है, अलग अलग। कैसे किया है देखिए, यहाँ पर 0 से लेके 14 तक हमने नंबरिंग रखी है, ठीक है। तो ठीक बीचों बीच वाला नंबर हमने पकड़ा, 0 से 14 के बीच में बीचों बीच वाला नंबर कौन सा आएगा, ये 7 दिख रहा है, 7 ठीक बीचों बीच वाला नंबर है, तो इसका हमने नाम रख दिया न्यूट्रल। 7 नंबर जो है, इस 7 नंबर का नाम हमने क्या रखा, न्यूट्रल। यानी जिस सॉल्यूशन का पीएच 7 होगा, क्या होगा, जिस सॉल्यूशन का पीएच 7 होगा वो सॉल्यूशन क्या माना जाएगा, न्यूट्रल। ना एसिड ना बेस, ना उस सॉल्यूशन को मैं एसिडिक बोलूंगा ना बेसिक बोलूंगा, बल्कि वो न्यूट्रल रहेगा। एसिड और बेस बराबर बराबर मात्रा में मिलकर मर गए हैं, डिफ्यूज हो गए हैं, यानी वो सॉल्यूशन कैसा हो गया, न्यूट्रल हो गया है, ठीक है। अब देखिए, जिसका पीएच 7 से छोटा आएगा, इधर 7 से छोटे नंबर आएंगे इस तरफ, जैसे 6 आ गया, 10 to the power -6, 10 to the power -5, 10 to the power -4, 10 के पावर -3, -2, -1, 10 के पावर 0, माइनस में 0, 10 के पावर में माइनस साइन लगा रहेगा, उसके बाद का नंबर आपको पढ़ना है। अगर ये नंबर 7 से छोटा है, इस तरफ का है, तो ऐसी चीज़ों को हम एसिड मानते हैं। क्या मानते हैं, हाँ एसिड। अगर 10 के पावर 7 है तो थोड़ा सा एसिड है, 10 के पावर 5 है थोड़ा ज़्यादा एसिडिक हो गया, 10 के पावर 4 है और ज़्यादा एसिडिक हो गया, 10 के पावर 3 है और ज़्यादा एसिडिक हो गया, पावर 2 और ज़्यादा एसिड, पावर 1 सबसे ज़्यादा एसिडिक, पावर 0 मैक्सिमम सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर का वो एसिड होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो जैसे जैसे हम इधर की तरफ बढ़ते हैं, 7 से इधर यानी छोटे डिजिट की तरफ बढ़ते हैं, 10 के पावर में अगर ये नंबर छोटा होता जाएगा, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, वैसे वैसे उस सब्सटेंस का एसिडिक कैरेक्टर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो जब हम इधर बढ़ते हैं तो क्या चीज बढ़ता है, इंक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर। समझ गए, ये कहां देखना है इन नंबरों को, यहां देखना है 10 के पावर में। अगर ये नंबर 7 के अलावा 6 है, 5 है, यानी 10 के पावर की बात हो रही है ना, पावर में -6, -5, -4, -3, -2, -1, -0 है, तो इसका मतलब है क्या बढ़ रहा है, एसिड बढ़ रहा है। अगर ये छोटे से छोटा नंबर है, इसका मतलब है वो एसिड स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाएगा। समझ आया। और अगर 10 के पावर में ये नंबर आ गए, बड़े बड़े नंबर, 7 के बाद 8 आ गया, 9 आ गया, 10 आ गया, तो हम बोलेंगे इधर अगर हम बढ़ते हैं तो इधर सब्सटेंस का बेसिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, वो बेसिक होता जाएगा। जितना बड़ा नंबर होगा उतना स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। समझ आ रहा है। तो इधर कौन बढ़ता है, इंक्रीजिंग बेसिक या एल्कलाइन कैरेक्टर, बेसिक या एल्कलाइन कैरेक्टर, ठीक है। तो इस तरफ बढ़ेंगे तो बेसिक प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता जाएगा, और इस तरफ बढ़ेंगे तो एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अच्छा, और कुछ कुछ बातें समझिए। हाँ, ये पीएच हो गया ना। जिस चीज़ का पीएच नंबर 7 होगा वो न्यूट्रल होगा, जिसका पीएच नंबर 7 से छोटा होगा वो एसिडिक होगा, यानी उसमें ज़्यादा H+ आयन आएगा। समझ रहे हैं। और जिसका नंबर 7 से बड़ा होगा वो बेसिक माना जाएगा, यानी उसमें कम H+ आयन आएगा। कम H+ आयन आने का मतलब है उसमें OH- आयन ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको समझते चलिए ना। ये ऊपर की चीज़ें मैं इसको रब करूँगा, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। इसमें मुझे और कुछ कुछ नोट करना है, तो मैं ऊपर की चीज़ मिटाने वाला हूँ, आप पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं पीएच नंबर 7 के बारे में बात करता हूँ, यानी हमारा सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल। ठीक, देखिएगा ना। फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए हमारा जो नंबर है वो कितना होगा, 7, 10 टू द पावर। पीएच का जो वैल्यू है, पीएच ये कितना होगा, 10 टू द पावर -7, और इसको नापते किस में है, मोल पर लीटर में। ठीक है, यानी हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन किस में नापेंगे, मोल पर लीटर में। ये तो सिंपल एक नंबर होता है। सिंपली पीएच क्या चीज़ है, एक नंबर है जो ये रिप्रेजेंट करता है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, कौन सी चीज़ कम स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, कम स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए पीएच की वैल्यू होती है 7। उसको कहाँ लिखते हैं, 10 के पावर माइनस में 7 लिख दिए। तो 7 क्या है, न्यूट्रल है। 7 हमारा पीएच नंबर है। किसका पीएच न्यूट्रल होता है, 7 होता है, तो हमारा आंसर है वाटर का।
जो हम पानी पीते हैं उसका pH वैल्यू कितना होता है 7, यानी वो न्यूट्रल होता है। तो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है, न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है, वाटर, ठीक। और वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। वाटर का pH कितना होता है 7, ये आपको याद रखना है, ये आपसे पूछा भी जाता है क्वेश्चन, ठीक है। आपके एक्सरसाइज में भी सवाल मिलेगा, परीक्षा में भी सवाल आता है, तो ये आपको याद रखना है। वाटर का pH वैल्यू कितना होता है 7 होता है। अब pH वैल्यू 7 होने का क्या मतलब है, pH वैल्यू 7 होने का ये मतलब है कि उसमें जितना H+ का कंसंट्रेशन होगा उतना OH- का भी कंसंट्रेशन होगा, क्योंकि दोनों का कंसंट्रेशन बराबर होगा, दोनों एक दूसरे को मार खाएंगे, तो ना सॉल्यूशन एसिडिक होगा ना सॉल्यूशन बेसिक होगा। सॉल्यूशन एसिडिक कब होता है, जब H+ आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, उसकी गिनती ज़्यादा होगी तो एसिडिक हो जाएगा। और अगर OH- का कंसंट्रेशन बढ़ गया तो वो बेसिक हो जाएगा। लेकिन अगर H+ और OH- आयन का कंसंट्रेशन बराबर बराबर हो गया, दोनों की गिनती बराबर बराबर हो गई, तो फिर सॉल्यूशन क्या होगा, फिर सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर हमारा pH 7 है इसका मतलब है सॉल्यूशन न्यूट्रल है, इसका मतलब है H+ आयन का कंसंट्रेशन और OH- आयन का कंसंट्रेशन दोनों का कितना कितना है 7 है। समझ आया? देखिएगा इसमें क्या होता है कि H+ आयन का कंसंट्रेशन और OH- आयन का कंसंट्रेशन, दोनों कंसंट्रेशन बराबर बराबर होते हैं, यानी जितने मोल H+ आयन के होंगे उतने ही मोल OH- आयन के होंगे। अब इसके कितने मोल होंगे, तो हमको पता है भैया न्यूट्रल का pH वैल्यू कितना होता है 7, तो इसका नंबर ऑफ मोल कितना होगा 10 टू द पावर, यानी pH वैल्यू कितनी होगी 10 टू द पावर -7। इसका भी वैल्यू कितना होगा 10 टू द पावर -7, यानी ये भी 7 रहेगा, ये भी 7 रहेगा, H+ आयन भी 7, OH- आयन भी 7, दोनों के आयन का कंसंट्रेशन बराबर बराबर होता है सादा पानी में। समझ आया? इसका मतलब है वाटर जब आयोनाइज होता है, वाटर जब आयोनाइज होता है H+ में और OH- में, ध्यान से सुनिएगा, वाटर जब आयोनाइज होता है किसमें, H+ आयन में और OH- आयन में, तो इन दोनों आयन का जो गिनती है, जो कंसंट्रेशन है, वो बराबर बराबर रहता है। जितने मोल H+ के होंगे उतने ही मोल OH- आयन के होंगे, दोनों का कंसंट्रेशन कैसा होता है बराबर, यानी ये भी 10 टू द पावर -7 रहेगा इसका pH, और ये भी 10 टू द पावर -7 रहेगा इसका pH, तो दोनों का मिला के कितना हो जाएगा, दोनों का मिला के कितना हुआ, आंसर है 10 के पावर -7 और 10 के पावर -7 मिला के कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -14, ये याद रखना है। अब मैं उसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, किसी भी सॉल्यूशन में H+ आयन का कंसंट्रेशन और OH- आयन का कंसंट्रेशन जब भी आप टोटल ऐड करेंगे, दोनों का कंसंट्रेशन मिलाएंगे, तो ये हमेशा आपको क्या मिलेगा 10 टू द पावर -14, और ये कांस्टेंट रहता है, ये नहीं बदलता, ये आपको याद रखना है, ये चीज नहीं बदलेगी। H+ का कंसंट्रेशन OH- का कंसंट्रेशन मिला के कितना होगा 10 टू द पावर -14, यानी 14 आएगा। H+ और OH- के जब आप नंबर ऑफ मोल काउंट करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, तो दोनों का सम हर बार हमेशा कितना आएगा 14 आएगा। यहां तक समझ में आया? अब आगे देखिए, बहरकैफ न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH क्या होगा 7 होगा। ये pH नंबर 10 के पावर नेगेटिव में दिखता है, नेगेटिव के बाद जो नंबर लिखा होता है वही pH नंबर होता है, और वो हमारे स्केल में यहाँ ऊपर लिखा रहता है। इस स्केल का नाम क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर या pH स्केल। इसमें अलग अलग डब्बे में अलग अलग कलर होता है। अब हम बोर्ड में कलर नहीं बना सकते थे, इसलिए हमने कलर का नाम लिख दिया है नीचे। ध्यान से देखिए, पहला जो ये डब्बा होता है इसका कलर होता है डार्क रेड, यानी हम इधर 7 के इधर आए तो एसिडिक चीज़ों का है। और वैसे भी आपने लिटमस पेपर पढ़ा है, ब्लू कलर के लिटमस को एसिड क्या करता है, रेड में चेंज कर देता है। तो रेड कलर किसकी निशानी है, एसिड की। समझ आया? अब देखिए, ये डार्क रेड होता है, ये रेड, ये सिंपल रेड, और ये धीरे से ऑरेंज हो जाता है। उसके बाद ये भी ऑरेंज रहता है। ऑरेंज के बहुत सारे शेड होते हैं, तो ये भी ऑरेंज है, ये भी ऑरेंज है। ऑरेंज धीरे से येलो हो जाता है, धीरे धीरे ऑरेंज येलो बनने लगता है। उसके बाद धीरे से ग्रीनिश येलो हुआ, और यहाँ पर जाकर के ग्रीन हो जाता है। न्यूट्रल सॉल्यूशन कैसा होता है, ग्रीन। न्यूट्रल सॉल्यूशन कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। उसके बाद जैसे ही pH बढ़ता है 7 से 8 होता है, तो ग्रीनिश ब्लू कलर में चेंज हो जाता है, ग्रीनिश ब्लू। उसके बाद ये ब्लू हो जाएगा, नेवी ब्लू होगा, फिर धीरे से पर्पल कलर में चेंज हो जाएगा। हम किधर बढ़ रहे हैं, बेसिक की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी बेस कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा बढ़ रहा है, बेस बनता जा रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस की तरफ बढ़ रहे हैं। पर्पल, फिर डार्क पर्पल हुआ, फिर वॉयलेट कलर हो गया। वॉयलेट भी लगभग लगभग ब्लू की तरह दिखता है, पर्पल और वॉयलेट मैच करते हैं। वॉयलेट हुआ, फिर ये और वॉयलेट हो गया, दोनों वॉयलेट वॉयलेट हैं, यानी दोनों शेड्स में अंतर रहेगा, फीका वॉयलेट, गाढ़ा वॉयलेट, इस तरह से। तो ये लाइट वॉयलेट होता है, ये डार्क वॉयलेट हो जाता है। इसमें पूरे कलर बैंड्स बने रहते हैं। ये स्केल यूनिवर्सल इंडिकेटर कहलाता है।
ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? आया नहीं आया? तो ये नंबर हमको बताते हैं कि भैया इधर एसिडिक बिहेवियर है और ये पीएच नंबर बताता है कि ये बेसिक बिहेवियर है। और ये नंबर कहाँ पर लिखा रहता है? 10 के पावर में नेगेटिव के साथ, माइनस साइन के साथ। ठीक है, समझ गए? अब अगर 10 टू द पावर सपोज 12 लिखा हुआ है, 10 टू द पावर -12, इसका क्या मतलब होगा? 12 नंबर किधर है? 7 की इधर की उधर, तो आंसर उधर, और उधर जाने से क्या चीज़ बढ़ता है? बेसिक कैरेक्टर। इसका मतलब है जो चीज़ हमने पानी में घोली है जिसका pH 12 है, 10 टू द पावर -12 का मतलब pH 12 है, तो वो किस नेचर का होगा? तो आंसर वो बेसिक नेचर का होगा, वो एसिडिक नहीं होगा। और जैसे जैसे ये नंबर बढ़ते जाएगा उधर, उतना स्ट्रॉन्ग बेस होता जाएगा। अगर वो नंबर 8 होता, 9 होता, तो वो कैसा बेस होता? वीक। अगर वो 10 और 11 है तो मॉडरेट, और अगर उधर चला गया 13, 14 तो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर ये नंबर 6 और 5 और 4 है तो वो हल्का एसिड है, हल्का। लेकिन अगर वो नंबर 3 to 1 बना तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। 0 बन गया तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग पीएच के नंबर को देख करके बताते हैं कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड वीक है। तो पीएच क्या चीज़ है? सिंपली नंबर है और कुछ नहीं है, जो 10 के पावर में नेगेटिव साइन के साथ लिखा जाता है। सो व्हाट इज पीएच? पीएच इज सिंपली ए नंबर। मैं अभी उसको नोट करता हूँ पीएच क्या चीज़ है। थोड़ा सा और देखिए, ये तो समझ गए ना, वाटर हमेशा इक्वल अमाउंट में H+ और OH- आयन देता है, याद रखिएगा। इस पर क्वेश्चन भी बनता है, आगे एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, उसको पहले हम कवर कर लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं आगे ना। अच्छा, बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी हम उसको थोड़ी देर में कवर करते हैं। सबसे पहले ये वाटर की बात कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन भी रहता है और वाइवा में भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान से प्रिपेयर करिएगा। मैंने क्या बोला? ध्यान से सुनिए। वाटर जब भी आयोनाइज होगा कैसे आयन देगा? H+ आयन और OH- आयन में टूटता है ना। लेकिन इन दोनों की संख्या कैसी रहती है? बराबर बराबर, इक्वल आयोनाइज होता है ये। H+ आयन जितना होगा उतने OH- आयन होगा वाटर के अंदर। ठीक है। अच्छा, अब किसी भी चीज़ को जब आप घोलते हो तो पानी में ही घोलते हो, पानी में खुद ही H+ आयन और OH- आयन होता है कि नहीं? अब मान लीजिए आपने एसिड घोला, एसिड का काम क्या होता है? H+ आयन देना। पानी में तो खुद ही H+ आयन है पहले से, जो एसिड आप डालोगे वो एसिड भी टूट के H+ आयन देगा। तो एसिड में क्या होता है? ध्यान से देखिए, जैसे ही एसिड का आपने एक्वा सॉल्यूशन बनाया, एक्वा सॉल्यूशन का मतलब एसिड को आपने पानी में घोला, तो पानी में तो H+ और OH- आयन दोनों होते हैं बराबर बराबर मात्रा में। आपने उसमें एसिड डाल दिया तो एसिड जाके और एक्स्ट्रा क्या दे देगा? H+ आयन। तो एसिड घुलने के बाद पानी में H+ आयन की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो एसिड में क्या होता है? ध्यान से देखिए, H+ आयन जो है वो कैसा रहता है? मोर, ज्यादा। और OH- आयन कैसा रहेगा? लेस। ये बात समझ में आया? पानी, सादा पानी में H+ और OH- आयन बराबर बराबर होते हैं। आपने उस सादा पानी में एसिड डाल दिया, एसिड जाएगा तो कौन सा आयन देगा? H+ आयन देगा। इसमें पहले से H+ था और OH- था, एक्स्ट्रा और क्या घुस गया? H+। तो H+ की गिनती बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ेगी? OH- आयन जितना पानी में था उतना ही रहेगा, लेकिन एसिड डालने के कारण एक्स्ट्रा H+ आयन आ जाएगा और H+ आयन कैसा हो जाएगा? ज्यादा, मोर। तो एसिड में कौन सा आयन सबसे ज्यादा होता है? तो आंसर है H+ आयन होता है। यही चीज बेस में देखिए, बेसिक सॉल्यूशन, बेस को हमने पानी में घोला, एक्वा सॉल्यूशन बनाया, तो पानी में पहले से H+ है और OH- आयन है। जैसे ही बेस को घोलोगे, बेस एक्स्ट्रा क्या दे देगा? OH- आयन। तो OH- आयन की गिनती क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और H+ की गिनती क्या रह जाएगी? कम, क्योंकि जितना पानी ने दिया था उतना H+ रहेगा, क्योंकि हम बेस घोले हैं तो बेस हमको OH- आयन देगा। तो इसमें क्या होता है? इसमें H+ आयन जो है वो कैसा रहता है? लेस, थोड़ा सा रहता है। और OH- आयन की गिनती क्या हो जाती है? ज्यादा, मोर। तो मेरे ख्याल से ये इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें सवाल क्या बनता है उसको सुनिए। क्वेश्चन ये बनता है कि भैया एसिड का सॉल्यूशन हो या बेसिक सॉल्यूशन हो, एसिड के सॉल्यूशन में H+ होना चाहिए, H+ होना चाहिए ना, तभी ना एसिड होता है। तो उसमें जब भी हम पानी में घोल के एसिड का सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें OH- आयन काहे को आ जाता है? कहाँ से आ जाता है? कैसे आ जाता है? क्यों रहता है? भाई एसिड के सॉल्यूशन में H+ होना चाहिए, लेकिन हम ये देखते हैं कि उसमें OH- आयन भी रहता है। यही सवाल बेस के लिए रहता है कि बेस के सॉल्यूशन में OH- आयन होना चाहिए, लेकिन उसमें H+ आयन भी रहता है। तो उसका कारण क्या है? ये अभी जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। क्योंकि सॉल्यूशन बनाने के लिए हम एसिड और बेस को घोलेंगे किसमें? वाटर में। और वाटर में खुद ही अपना क्या होता है? H+ और OH- आयन। तो सपोज मैंने एसिड घोल दिया पानी में, तो जब मैं एसिड को पानी में घोलूंगा तो पानी वाला OH तो रहेगा ना जी उसके अंदर,
बढ़ क्या जाएगा, एसिड ने खुद H+ दे दिया, पानी वाला H+ और एसिड वाला H+ मिलके H+ कैसा हो जाएगा, ज्यादा, लेकिन पानी वाला अपना OH- आयन तो रहेगा। तो एसिडिक सॉल्यूशन में OH- आयन होता है, वो कहां से आता है, वो वाटर के कारण आता है। समझ आया। बिल्कुल इसी प्रकार से जब बेस को हम पानी में घोलते हैं तो पानी का अपना H+ और OH- आयन था, आपने बेस घोला तो बेस ने और क्या दे दिया, OH- आयन। तो OH- आयन की गिनती क्या हो गई, बढ़ गई, लेकिन पानी में अपना H+ था कि नहीं। तो जो बेसिक सॉल्यूशन बनेगा उसमें H+ आयन भी होगा कि नहीं होगा, होगा। तो सवाल यही रहता है कि एसिडिक सॉल्यूशन में OH- आयन काहे रहता है। तो जवाब है भाई ये पानी में घोले हो तो पानी का OH तो मर तो नहीं जाएगा ना, वो तो रहेगा उस सॉल्यूशन में। बेसिक सॉल्यूशन में H+ आयन काहे को रहता है जबकि उसमें OH- आयन होना चाहिए। तो H+ काहे को रहता है, क्योंकि आपने बेसिक को किसमें घोला है, पानी में, तो पानी वाला H+ तो जिंदा रहेगा। तो ये आंसर आप एक्सरसाइज में प्रिपेयर कर सकते हैं। समझ आ गया। अच्छा, अब दूसरी और महत्वपूर्ण चीज ये समझिए, यहां पर जो मैं आपको बता रहा था, कभी भी H+ आयन और OH- आयन का कंसंट्रेशन आप ऐड करेंगे तो हमेशा कितना आएगा, 10⁻⁻14 -14 आएगा। और इसको समझने के लिए मैं एक दूसरा स्केल यहां पर बनाता हूं, इसी टाइप का स्केल, तो हमको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। उसमें हम H+ का कंसंट्रेशन और OH- का कंसंट्रेशन देखेंगे, वो भी pH स्केल है और सेम चीज रहेगा, खाली हम ये कलर बैंड हटा देंगे बस। समझ तो आ गया यहां तक। अच्छा, सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं pH होता क्या है। तो आंसर है सिंपल, pH क्या चीज है, सिंपल ए नंबर। तो पहले मैं वो नोट कर देता हूं, ये मैं मिटा रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए। हाँ जी, इसको नोट कर लीजिए। pH इज सिंपली ए नंबर। pH क्या होता है, सिंपल एक नंबर होता है जो 10 के पावर में नेगेटिव में लिखा जाता है। ये क्या बताता है, विच रिप्रेजेंट्स एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन का वो नेचर बताता है कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है। एसिडिक है तो वीक एसिड है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, बेसिक है तो वीक बेस है या स्ट्रॉन्ग बेस है, सिर्फ ये बताता है। और कैसे बताता है, देखिए 10 to the power 0, 10 के पावर -1, -2, -3, -4, -5, -6, समझ में आ रहा है। जिस 10 के पावर अगर 0 है तो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाएगा। 10 के पावर -1 हो गया तो इससे हल्का एसिड रहेगा, इससे वीक रहेगा। 10 के पावर -2 हो गया तो और वीक एसिड हो गया। 10 के पावर -3 है तो ये और वीक एसिड हो गया। समझ रहे हैं। नेगेटिव पावर जितना छोटा होता जाएगा वो उतना बड़ा नंबर माना जाता है, ये आपको पता है। नंबर लाइन में आपने पढ़ा होगा, माइनस साइन के साथ जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा नंबर माना जाता है, और बड़े नंबर में माइनस साइन लगा है वो छोटा नंबर माना जाता है। ठीक है, ये मैथमेटिक्स है। अच्छा, इसके बाद अब मैं एक दूसरा चार्ट बनाता हूं जिसमें H+ आयन का कंसंट्रेशन और OH- आयन का कंसंट्रेशन और pH नंबर एक साथ हम दिखाते हैं। उसको नोट करिए, आपकी बुक में भी है। हाँ जी, इस चार्ट को देखिए, ये आपकी बुक में बना हुआ है, आप आराम से इसको देख करके समझ सकते हैं। सबसे पहले समझिए, ऊपर जो हमने लिखा है ये pH वैल्यू है, जो 10 के पावर में नेगेटिव नंबर के साथ, नेगेटिव साइन के साथ लिखा जाता है। दिस इज pH वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर है भाई, हम कोई भी चीज़ घोलेंगे, एसिड घोलें या बेस घोलें, पानी में तो H+ और OH- आयन दोनों होता है। अब आप एसिड घोलोगे तो H+ आयन ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन OH- आयन भी रहेगा, कम मात्रा में रहेगा। और बेस घोलोगे तो OH- आयन ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन पानी वाला H+ आयन तो रहेगा। तो एसिडिक और बेसिक दोनों तरह के सॉल्यूशन में H+ आयन भी होता है, OH- आयन भी होता है। एसिडिक सॉल्यूशन में H+ ज़्यादा होता है, OH- कम होता है, और बेसिक सॉल्यूशन में OH- ज़्यादा होता है, H+ कम होता है। तो दोनों का कंसंट्रेशन मोल पर लीटर, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल H+ आयन है और कितने मोल OH- आयन है, इनका कैलकुलेशन जो है वही pH कहलाता है उस सॉल्यूशन का। जैसे एक सॉल्यूशन में अगर 10 मोल H+ आयन है, 10 मोल H+ आयन है, तो इसका क्या मतलब होगा, उस सॉल्यूशन का pH नंबर क्या कहलाएगा, 10, क्योंकि उसमें 10 मोल H+ आयन है। तो H+ आयन का जो कंसंट्रेशन है वो pH कहलाता है, OH- का नहीं। तो OH- से pH नंबर नहीं बनता। pH नंबर किससे बनता है, H+ के 10 के पावर में जो नेगेटिव नंबर रहता है उससे बनता है। OH- आयन का कंसंट्रेशन होता जरूर है, लेकिन हम उसको pH के नंबर के तौर पे यूज नहीं करते। तो pH के लिए सिर्फ किसको यूज करना है, H+ आयन के कंसंट्रेशन को, ये याद रखना आपको। अब मजे की चीज देखिए, एक सॉल्यूशन है जिसका pH है मान लीजिए 4, ध्यान से समझिए, इसको समझा रहा हूं मैं। अब जाहिर सी बात है 7 वाला न्यूट्रल होता है, 7 से जो कम होगा वो ज़्यादा एसिडिक होता जाएगा, 7 से बड़ा नंबर जो होगा वो ज़्यादा बेसिक होता जाएगा। मैंने बोला एक मेरे पास सॉल्यूशन है, उसका pH वैल्यू है 4, तो 4 क्या चीज़ होगा, एसिडिक होगा कि बेसिक होगा। 7 के उस पार जाते हैं तब बेस बनता है, 7 के इस तरफ रहेंगे तो एसिडिक रहेगा। तो ये एसिड है। जैसे हमारे पेट में जो एसिड सिक्रीट होता है जिसको बोलते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका pH लगभग 3 और 4 के आसपास होता है, 3 पॉइंट समथिंग होता है।
3 पॉइंट समथिंग होने का मतलब है वो वीक एसिड है, इसलिए नुकसान नहीं करता, खाली खाना पचाने में वो हेल्प करता है, खाना को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, फूड डाइजेशन के लिए यूज होता है, बॉडी के अंदर सिक्रेट होने वाला HCl एसिड। समझ आया? तो ये एसिड तो है लेकिन वीक एसिड होता है, पेट के अंदर वाला जो HCl उसकी बात हो रही है। बैटरी में डालने वाला एसिड तो फिर वो उसका pH वैल्यू 1 होता है जी, याद रखिएगा, 1 और 0 के आसपास होता है, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वो तो सीधा जला देगा, तो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड पेट के अंदर नहीं बनता। वीक एसिड होता है जो सिर्फ खाना पचाने के काम में आता है और शरीर के अंदर के जो बाकी के तंत्र कोशिकाएं हैं, यंत्र हैं, तंत्र हैं, उनको नुकसान नहीं करता, ठीक, क्योंकि वो वीक एसिड होता है। अब मैंने आपको बोला कि मेरे सॉल्यूशन का जो pH है वो कितना है, 4। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जब हम pH लिखते हैं, ये बार बार मैं भूल जा रहा हूँ बताने से, अचानक याद आ गया तो बता देता हूँ। pH जब भी हम लिखेंगे, P हमेशा स्मॉल लेटर में रहेगा और H कैपिटल में रहेगा, ये याद रखना है। तो P अगर स्मॉल में रहेगा तो P छोटा सा दिखेगा और H कैपिटल में रहेगा तो H बड़ा दिखेगा, ऐसे लिखते हैं pH को, P स्मॉल और H कैपिटल। कहीं पर भी लिखेंगे P स्मॉल लिखना है, H कैपिटल लिखना है। अगर मैंने उल्टा सीधा लिख दिया है तो गलत लिखा है, समझ गए? तो ये P हमको स्मॉल लिखना है ऐसे, और H को कैपिटल लिखना है, इस तरह से pH लिखा जाता है, ये याद रखना आपने ना। मैंने बोला मेरे सॉल्यूशन का pH कितना है, 4, तो इसका क्या मतलब है, pH 4 का मतलब ये है कि उसमें H+ आयन का कंसंट्रेशन कितना होगा, 4 मोल पर लीटर, 4 मोल 1 लीटर में H+ आयन होगा। तो क्या उसमें OH- आयन नहीं होगा? एसिडिक सॉल्यूशन ना है, pH नंबर अगर 4 है तो वो सॉल्यूशन कैसा हो गया, एसिडिक। तो क्या इसमें OH- आयन नहीं रहेगा? रहेगा, लेकिन उसकी मात्रा कैसी रहेगी, कम रहेगी। तो देखिए इसका pH नंबर 4 होने का मतलब ये है कि H+ आयन का जो कंसंट्रेशन है ये होगा 10⁻⁻⁴। ये नंबर जो 10 के पावर में लिखा जाता है H+ के लिए, ये कहलाता है सॉल्यूशन का pH। लेकिन उसमें OH- आयन भी होगा, कितना होगा? तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, याद करिए, कि H+ आयन का कंसंट्रेशन और OH- का कंसंट्रेशन, जब भी आप इनके कंसंट्रेशन को ऐड करोगे, टोटल सम कितना आएगा? आंसर है 14 आएगा, 10⁻⁻14। ये 14 कांस्टेंट रहता है, ये नहीं बदलता। यानी H+ और OH- आयन का कंसंट्रेशन जोड़ दें तो टोटल सम 14 आएगा। तो इसका मतलब है अगर H+ आयन का कंसंट्रेशन 4 है तो 14 बनने में कितना कमी रह गया? तो आंसर है 10। तो इसका मतलब ये है कि OH- आयन का जो कंसंट्रेशन है वो कितना होगा, 10⁻⁻10। समझ आया? तभी आप -4 और -10 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, -14 आएगा। तो H+ कितना है, 4, तो OH- कितना होगा, -10। दोनों को जोड़ के देखिए, 4 और 10 को, 14 बनता है। इस तरह से इसको निकालते हैं। अब देखिए इसका क्या मतलब है, -4 बड़ा कि -10 बड़ा? नंबर लाइन में आपको याद दिलाता हूँ, ऐसे देखिए, ये 0 होता है, ये 1 2 3, उधर तो हम इन्फिनिटी तक चले जाते हैं ऐसे पॉजिटिव नंबर। तो आपको पता है 1 छोटा है, 2 बड़ा है, 3 उससे बड़ा है, 4 उससे बड़ा है, 5 उससे बड़ा है। जैसे जैसे उधर भागोगे राइट डायरेक्शन में नंबर बड़े होते जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे इधर आओगे, -1 -2 -3 -4 -इन्फिनिटी तक, तो बताओ इधर जब हम बढ़ते हैं तो कौन सा नंबर बड़ा होता है, -1 बड़ा होगा कि -2? तो देखने में लगता है 2 बड़ा होगा, लेकिन ना, माइनस साइन में ये बड़ा होता है, 1 ज़्यादा बड़ा है, 2 छोटा है। यानी जैसे जैसे इधर जाएंगे नंबर क्या होते जाते हैं, छोटे। तो पहले कौन फंसेगा, -4 कि -10? -4 पहले फंसेगा, -10 बाद में फंसेगा। तो -10 कैसा हो गया, छोटा, और -4 कैसा हो गया, बड़ा। तो -4 बड़ा है, इसका मतलब है H+ का कंसंट्रेशन कैसा है, ज़्यादा, और OH- का कंसंट्रेशन कैसा है, कम। तो एक सॉल्यूशन में अगर H+ का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया और OH- का कंसंट्रेशन कम हो गया तो वो सॉल्यूशन एसिडिक होगा कि बेसिक होगा? तो आंसर है एसिडिक होगा। समझ आया? ये तरीका होता है पहचानने का। अब आप देखिए हर जगह देखिए, जैसे यहाँ H+ आयन का मोल पर लीटर में कंसंट्रेशन कितना है, 10⁻⁻⁴। तो OH का कितना होगा, देखिए, ये देखिए -10। इनको जोड़िए, -4 और -10, हर बार कितना आएगा, 14 आएगा। तो इसके हिसाब से टेबल एडजस्ट है। अब शुरू से देखिए, यहाँ से H+ और OH- आयन का कंसंट्रेशन, pH नंबर किससे डिसाइड होगा? आंसर है H+ के कंसंट्रेशन से होगा। ये 10 के पावर में जो नेगेटिव नंबर लिखे हैं यही pH नंबर होता है। OH- आयन का जो 10 के पावर में नंबर होता है वो pH बनाने के काम में नहीं आता। हम सिर्फ pH किससे बताते हैं, H+ आयन के कंसंट्रेशन को pH बोला जाता है, OH को नहीं, याद रखिएगा। देखिए अगर किसी सॉल्यूशन का pH 0 हो गया, इसका मतलब है H+ कितना होगा, 10⁻0, और 10⁻0 का मतलब होता है 1। किसी भी नंबर का पावर 0 कर दीजिए, उसका मतलब 1 होता है, ठीक। तो अगर H+ का कंसंट्रेशन 0 है तो OH का कितना होगा, पूरा 14, क्योंकि 0 में 14 जोड़ने से 14 आएगा, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन एडिशन कांस्टेंट रहता है, 14 फिक्स रहता है। यहाँ देखिए अगर H+ का कंसंट्रेशन 1 हो गया तो OH का अपने आप कितना हो जाएगा, 13 बहुत छोटा होता है, -1 बहुत बड़ा होता है।
-13 बहुत छोटा होता है, -1 बहुत बड़ा होता है। तो H प्लस आयन कैसा हो गया, बहुत ज़्यादा, और OH माइनस कैसा हो गया, बहुत कम, इसलिए सॉल्यूशन कैसा हो गया, एसिडिक। लेकिन ये नंबर कैसा है, छोटा, और H प्लस आयन कैसा हो गया, बहुत बड़ा। तो इसका मतलब है जितना छोटा pH वैल्यू, pH नंबर, उतना ज़्यादा H प्लस आयन का कंसंट्रेशन। समझ आ रहा है? इसको मैं लिख लेता हूँ क्योंकि ये काम की चीज़ है। लेस pH नंबर या pH वैल्यू, इसका मतलब क्या होगा, अगर pH नंबर छोटा है, जैसे 0, 1, 2, 0, -1, -2, -3, -4, pH नंबर छोटा है, तो इसका मतलब क्या होगा, उसमें H प्लस आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा और OH माइनस कम होगा। समझ आया? लेस pH वैल्यू का मतलब होता है मोर H प्लस आयन कंसंट्रेशन। समझ आया? और लेस pH का दूसरा मतलब क्या होता है, लेस OH आयन कंसंट्रेशन। हालांकि इससे हमको मतलब नहीं है, मतलब हमको सिर्फ H प्लस आयन कंसंट्रेशन से है। तो pH वैल्यू छोटा है तो H प्लस का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, और pH वैल्यू अगर बड़ा हो गया तो H प्लस का कंसंट्रेशन कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखिए 10 का, मान लो pH वैल्यू 12 है, pH नंबर 12 है किसी सॉल्यूशन का, तो -12 बड़ा होगा कि -2 बड़ा होगा, दोनों को जोड़ने से -14 आता है, तो -12 बड़ा कि -2, आंसर है -2। तो नंबर pH का अगर बड़ा हो गया तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी pH नंबर बढ़ जाएगा तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, और pH नंबर कम हो गया तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा। समझ आ रहा है? ये बड़ा पेचीदा टॉपिक है, इसलिए मैं इसको आराम से समझाना चाह रहा हूँ। आप बड़े मज़े से धीरे धीरे करके समझिए, आपको बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है? तो मेरे ख्याल से यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम अपने काम की चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। ये तो आप समझ गए ना इसको, ठीक, ये तो एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया था। ओके, अब मेन मुद्दे की बात समझिए। पहला पॉइंट, एसिडिक सॉल्यूशन के लिए, फॉर एसिडिक सॉल्यूशन बताइए pH कैसा होगा। 7 को हमने माइलस्टोन बनाया, 7 न्यूट्रल का होता है, तो एसिडिक सॉल्यूशन के लिए pH वैल्यू कैसा होगा, लेस देन 7। तो एसिडिक सॉल्यूशन के लिए pH जो होता है वो लेस देन 7 होता है। pH का जो नंबर है यानी 0, 1, 2, 3, 4 ये 7 से छोटा होगा। समझ आ गया बात? फॉर बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन के लिए pH का नंबर कैसा होगा, ग्रेटर देन 7। ये लेस देन का सिंबल, ये ग्रेटर देन, जिधर मुंह खुलता है वो बड़ा होता है। तो बेसिक सॉल्यूशन के लिए pH का नंबर कैसा होगा, 7 से बड़ा, ये 7 से बड़ा हो जाएगा बेसिक सॉल्यूशन के लिए। ठीक है? और न्यूट्रल के लिए तीसरा पॉइंट, न्यूट्रल के लिए pH खुद 7 होगा, 7 ही होगा। 7 में OH माइनस आयन, देखिए 7 जब pH होता है तो H प्लस का कंसंट्रेशन क्या होता है, 10⁻⁷। OH माइनस का कंसंट्रेशन भी कितना होता है, देखिए 10⁻⁷। H प्लस और OH माइनस आयन बराबर बराबर होते हैं, बराबर बराबर। समझ आ गया? इसलिए उसका जो pH वैल्यू है वो 7 होता है। अच्छा, इसमें भी हमने कुछ कैटेगरी बनाई है एसिड की, उसको पहचानिए, ध्यान से देखिएगा ना। अब ये मैंने इधर लिपापोती कर दी है, तो क्या आप इसको नोट कर लेंगे, या मैं ऊपर मिटा देता हूँ ना, ऊपर, ये तो आपने लिख लिया होगा, यहाँ पर लिख देता हूँ ऊपर में। ठीक, अब 0 से लेके 14 तक ये हमारे pH स्केल्स हैं, नंबर्स हैं, pH वैल्यूज। 0 से लेके 14 तक हमारे pH नंबर हैं। इसको हमने 3-3 ब्रेक किया। क्या किया? 3-3 में ब्रेक किया। कैसे ब्रेक करेंगे, देखो 7 ना, 7 से इधर ले लेते हैं 0 से 3, 1, 2, 3, 0, 1, 2 है ना, फिर 3, 4, 5, फिर 5, 6, 7। 0 तो सबसे स्ट्रांग होता है ना। हाँ, इधर ले लेते हैं 8, 9, 7, 8, 9, ये 3, यहाँ से झंडी गाड़ रहा हूँ ना बीचों बीच 7 से, 7, 8, 9 यहाँ तक, 9 तक। अगर किसी सॉल्यूशन का pH 7 से 9 के बीच में है तो वो वीक बेस माना जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बेस स्ट्रांग होता जाएगा। 7 से 9 के बीच में अगर किसी का pH है 9, 10, 11 10 तक ले लें जी, 8 से 11 लेना था, 11 से, ओके ठीक है। चलिए 7 से 9 दिस इज वीक बेस। ठीक, इसके बाद 3 और ले लो, 10, 11, 12 10 से लेके 12 तक,
यहाँ तक। जिसका पीएच 10 से लेकर 12 तक होगा वो न बहुत वीक बेस होगा न बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होगा, बीच वाला होगा। बीच वाले को बोलेंगे मॉडरेट बेस, मॉडरेट हल्का फुल्का। और जिसका पीएच 12 से लेकर 14 तक होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो ये मैंने स्लॉट बना दिया ताकि आप पहचान सकें। इधर 3-3 डिजिट लीजिए, जैसे 7, 8, 9 लिए थे, इधर क्या आएगा 7, 6, 5, 5 तक झंडे लगाइए ये। तो 7 से वैल्यू कम हो गया, 7 से 5 के बीच में, 5 से 7 के बीच में अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच है तो वो एसिडिक होगा, लेकिन कैसा एसिड होगा, वीक एसिड। और अगर 5 से लेके 2 तक गया, या 5, 4, 3 तक ले लो, यहाँ तक 3 डिजिट, 5 से लेके 3 तक गया तो ये मॉडरेट होगा, मॉडरेट एसिड, ना बहुत वीक ना बहुत स्ट्रॉन्ग। लेकिन अगर ये 3 से लेके 0 तक गया, यहाँ तक, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाएगा। ठीक, तो ये आप बना लेंगे अपने नक्शे में, तो आपको ये अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, अब इस पर पीएच से रिलेटेड अब हमको कुछ टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस करने हैं कि हमारी डेली लाइफ में पीएच का क्या रोल है, पीएच नंबर का हमारी डेली लाइफ में क्या रोल है। तो आंसर है बहुत रोल है। हमारे खाने पीने से लेके हमारे शरीर के अंदर तक की चीज़ें, सबका एक ना एक पीएच वैल्यू निर्धारित है। यानी कोई ना कोई चीज़ एसिडिक होगी या तो बेसिक होगी या न्यूट्रल होगी। तो हमारी बॉडी में जैसे ब्लड फ्लो हो रहा है तो ब्लड का एक पीएच वैल्यू फिक्स होता है, यानी हर खाने की चीज़ की एक पीएच वैल्यू फिक्स होती है। अगर किसी भी चीज़ की पीएच वैल्यू कम या ज़्यादा हो गई तो फिर वो नुकसान करने लगता है। जैसे हमारे ब्लड का एक निश्चित पीएच है, अगर उससे कम पीएच हो गया यानी ब्लड जो है एसिडिक हो गया तो फिर हमारे हीमोग्लोबिन का जो है शेप चेंज होने लगता है। ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, प्लाज्मा होता है, WBC यानी वाइट ब्लड कर्पसल्स होते हैं, RBC रेड ब्लड कर्पसल्स होते हैं, प्लाज्मा होता है, सीरम होता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे केमिकल ब्लड के अंदर होते हैं, हीमोग्लोबिन भी होता है। तो अगर ब्लड का पीएच जितना रहता है उससे कम हो गया तो फिर ब्लड जो है एसिडिक होने लग जाएगा, और अगर ब्लड एसिडिक हो गया तो हीमोग्लोबिन का जो डिज़ाइन है, शेप है, वो चेंज हो जाएगा। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को कैरी करना, सिलेंडर जैसे काम करता है हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन को भरता है और बॉडी के अंदर हर सेल तक पहुंचता है, ऑक्सीजन देता है माइटोकॉन्ड्रिया में कि भैया खाना पकाओ, एनर्जी निकालो और पूरी बॉडी तक एनर्जी पहुंचाओ, एनर्जी स्टोर करो। तो ऑक्सीजन पहुंचाने का काम होता है हीमोग्लोबिन का। लेकिन हीमोग्लोबिन का जो बर्तन है अगर उसका शेप चेंज हो गया फिर वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएगा, फिर ऑक्सीजन हर सेल तक नहीं पहुंच पाएगा, तो फिर आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। क्योंकि जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है सनम एक ऑक्सीजन ज़रूरी है सनम, है ना, ऐसे ही कुछ है ना, ओके, ऑक्सीजन ज़रूरी है। और हीमोग्लोबिन ने अगर अपना डिज़ाइन चेंज किया तो ऑक्सीजन फिर वो कैरी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ब्लड का पीएच कम हो गया है, एसिडिक हो गया है। 5, 5.5, 6, 5.5 से लेकर 6.5 के आसपास होता है ब्लड का पीएच। इसी प्रकार से हमारे मुंह के अंदर दांत हैं, ब्रिटानिया, टिन ना, क्लोजअप बोलना चाहिए ना, हाँ, पेप्सोडेंट, क्लोजअप, बहुत सारे मंजन आते हैं मार्केट में। तो हमारे सबके मुंह में दांत है, किसी के ना हो तो बताना कमेंट करके, ठीक। तो सबके मुंह में दांत हैं और मुंह के अंदर सलाइवा होता है जिसको थूक बोलते हैं अपन, सलाइवा, थूक। और थूक का भी एक निश्चित पीएच फिक्स होता है। अगर वो पीएच अपनी वैल्यू से कम हो गया तो पीएच का नंबर कम होने का मतलब क्या है, क्या होना, एसिडिक होना, एसिडिक। तो अगर मुंह के अंदर का थूक उसका पीएच कम होने लग गया तो वो एसिडिक हो जाएगा। और हमारे दांत जो हैं इनेमल, बहुत हार्ड मटेरियल के बने हैं, कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं दांत, कैल्शियम कार्बोनेट भी बोल सकते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट भी बोल सकते हैं। इनेमल वाला दांत जो होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, बहुत हार्ड होता है, जल्दी घुलता नहीं है। लेकिन थूक अगर एसिडिक नेचर का होने लग जाएगा तो एसिड तो भैया अपने अंदर सबको क्या बोलना चाहिए, गला लेता है, हर चीज़ गल जाती है एसिड में। तो दांत भी फिर गलने लगते हैं क्योंकि सलाइवा का जो पीएच नंबर है वो कम हो गया है, यानी सलाइवा एसिडिक हो गया है। तो दांत फिर खराब होने लगते हैं। तो दांत को खराब कौन कर रहा है, आंसर है एसिडिक बिहेवियर ऑफ सलाइवा। एसिड हो गया है सलाइवा, हल्का फुल्का एसिड है लेकिन एसिड हो गया है। सलाइवा का एसिडिक बिहेवियर यहाँ पर रहता है 5, 5.5 के आसपास। अगर इससे कम हो गया पीएच वैल्यू तो फिर वो एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ जाती है, दांत खराब होने लगते हैं। फिर हमको बढ़िया क्वालिटी वाला टूथपेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए जो वीक बेसिक नेचर का हो। वीक बेसिक, ज़्यादा बेसिक हो जाएगा तो वो भी नुकसान करेगा। वीक बेसिक वाला टूथपेस्ट यूज़ करिए, बेस एसिड के साथ मिलकर क्या होता है, न्यूट्रलाइज। तो वो सलाइवा का जो एसिडिक बिहेवियर होता है टूथपेस्ट
जो बेसिक नेचर का होता है वो सलाइवा के एसिड के साथ कंबाइन होकर न्यूट्रलाइज कर देता है और दांत जो है सही सलामत बरकरार रहते हैं। ये जितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये बुक से बता रहा हूँ, तो मैं इसको नोट नहीं करूँगा, मैं आपको बुक से बता देता हूँ एक एक पॉइंट, आप इसको आराम से लिख लेंगे। इसका कोई परीक्षा में लेन देन नहीं है, हम सारी चीज़ें एक्सरसाइज में कवर कर लेंगे। बात समझ गए? तो मैं इसको यहाँ पर डायरेक्ट कवर करता हूँ। इंपॉर्टेंस ऑफ, आप हेडिंग बना सकते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। पीएच का हमारी डेली लाइफ में क्या रोल है? तो देखो पहला पॉइंट इसने बनाया है प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन के लिए मैंने पहले बताया कि स्टमक में क्या क्रिएट होता है, HCl। HCl का पीएच कितना होता है? 3 के समथिंग आसपास, 3 साढ़े 3 के आसपास। जो पेट में स्टमक के अंदर HCl बनता है एसिड, उसका पीएच वैल्यू 3 और साढ़े 3 के आसपास होता है। तो वो खाली खाना पचाने के लिए ही उपयोग किया जाता है। समझ आया? अगर पेट में बनने वाले एसिड का एसिडिक बिहेवियर बढ़ गया, किसी भी कारण से वो ज़्यादा एसिडिक हो गया, ज़्यादा एसिडिक का मतलब क्या है? उसका जो पीएच नंबर है कम होने लग गया, जैसे 2 हो गया, 1 हो गया। तो अगर पेट में बनने वाले HCl का पीएच नंबर 3.5 से घट के 3 हो गया, 2 पॉइंट कुछ हो गया या 2 हो गया, तो एसिडिक बिहेवियर बढ़ जाएगा। पीएच नंबर कम होने से एसिडिक बिहेवियर बढ़ जाता है। तो अगर एसिडिक बिहेवियर बढ़ा तो फिर हमको पेन होना शुरू हो जाएगा, जलन होना शुरू हो जाएगा, एसिडिटी हो जाएगी, एसिडिटी। तो फिर हम क्या करते हैं? बाहर से एंटी एसिड खाते हैं, वीक बेस। ये पहले बता चुका हूँ मैं। तो जब हम बेस लेंगे तो वो बढ़े हुए एसिड के साथ मिलकर उसको न्यूट्रलाइज कर देगा और HCl जो एसिड पेट में बनता है उसको फिर से वापस कहाँ ला देगा? 3 साढ़े 3 pH पर लाके मेंटेन कर देगा। समझ गए? तो ये आप बुक से पढ़ के इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। इसको मैं बोर्ड में नहीं लिख रहा हूँ, मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। दूसरा है पीएच ऑफ ब्लड, जो मैंने अभी बताया। ब्लड का पीएच मैं एक एक करके लिखते जा रहा हूँ ना। पॉइंट नंबर 1 जो है डाइजेशन में जो हम यूज़ करते हैं, पॉइंट नंबर 1 यहाँ लिख देता हूँ, पीएच रोल इन डेली लाइफ। तो पहला कहाँ पर हम देख रहे हैं? इन डाइजेशन ऑफ फूड। खाना पचाने के लिए HCl जो एसिड होता है, इसका पीएच लगभग 3.5 होता है, 3 साढ़े 3 के आसपास होता है इसका। ठीक है? और अगर ये कम हुआ तो क्या होगा? फिर आप जान रहे हैं एसिडिटी बढ़ती है। अब मैं पूरा लिखूंगा तो मुझे ये सब कुछ मिटाना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको जनरल बताना चाह रहा हूँ, आप अपने से नोट कर सकते हैं। अगर इसका पीएच वैल्यू कम हो गया तो एसिडिटी बढ़ जाएगी, आपको पेन होगा, दर्द होगा। उसको काउंटर करने के लिए आपको बाहर से बेस खाना पड़ेगा, एंटी एसिड वगैरह जो हम खाते हैं, पुदीन हरा खा लेते हैं। ठीक? तो उससे ये पीएच फिर से अपने लेवल में मेंटेन हो जाता है। तो देखिए पीएच का इस्तेमाल हमारे शरीर के अंदर हो रहा है कि नहीं। अगर HCl एसिड का पीएच कम ज़्यादा हुआ तो फिर बॉडी का जो मैकेनिज्म है, खाना पचाने का जो तरीका है वो चेंज हो जाएगा, फिर वो गड़बड़ा जाता है। तो पीएच मेंटेन रहना चाहिए HCl का। कम ज़्यादा होगा तो फिर इनडाइजेशन हो जाएगा, नुकसान करेगा। इसी तरह से दूसरा है ब्लड का पीएच। ब्लड का पीएच और हमारा लाइफ स्टाइल। तो इसका पीएच होता है ब्लड का 6.8 से 7.8 तक। समझ गए? 6.8 से 7.8 तक। अगर किसी भी कारण से ब्लड का पीएच 6.8 से कम हो गया, यानी ब्लड कैसा होता है जी? ब्लड का 6.8 है, इसका मतलब है 6.8 से 7.8 तक लगभग एकदम वीक एसिड और वीक बेस, यानी न्यूट्रल के आसपास मान सकते हैं। न्यूट्रल तो नहीं बोलेंगे कि न्यूट्रल 7 पर होता है। 6.8 ऑलमोस्ट 7 के बराबर है और 7.8 ऑलमोस्ट 7 के ही बराबर है। तो हल्का एसिड हल्का बेस, ना के बराबर, ना एसिडिक ना बेसिक, इतना है। लेकिन मान लीजिए अगर इसका पीएच कम हो गया तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? हीमोग्लोबिन का डिज़ाइन चेंज हो जाएगा। अभी जो मैं आपको बता रहा था, ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाएगा और हमको तरह तरह की परेशानियाँ शुरू हो जाएंगी। और ब्लड में बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। अगर ब्लड का पीएच लेवल गड़बड़ा गया तो ब्लड में जो चीज़ें मिक्स होती हैं, जैसे प्लाज्मा है, RBC है, WBC है, सीरम है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन सब का डिज़ाइन चेंज होगा, सब चीज़ का शेप चेंज होगा, सबके फंक्शन इफेक्ट हो जाएंगे। तो ये कारण होता है। इसलिए ब्लड का पीएच मेंटेन रहना चाहिए, इस वैल्यू से कम नहीं होना चाहिए। तो ये आप अपने शब्दों में लिख लेंगे। तीसरा था पीएच ऑफ सलाइवा, जो अभी मैं आपको बता रहा था, ये भी आप लिख लेंगे आराम से। मैं खाली यहाँ पीएच लिख देता हूँ इनका। सलाइवा का जो पीएच होता है वो 5.5 होता है। 5.5 लगभग 5.5 मतलब 7 के नीचे एसिडिक है। तो ये वीक एसिड है। देखो ना, यहाँ से यहाँ तक मैंने स्लॉट बनाया वीक एसिड का। 5.5 तो इधर ही आएगा, 6 और 5 के बीच में। तो वीक एसिड होता है। लेकिन अगर एसिडिटी बढ़ गई
सलाइवा के अंदर पीएच उसका कम हो गया सलाइवा का, तो वो ज़्यादा एसिड हो जाएगा, ज़्यादा एसिड होगा तो फिर दांत खराब करेगा, इनेमल को, दांत गलने लगेंगे। तो उसको काउंटर करने के लिए क्या करते हैं, फिर हम टूथपेस्ट लेते हैं बेसिक नेचर का, वीक बेसिक वाला टूथपेस्ट लगाइए, दांत में जो एसिडिटी के कारण खराबी आई है वो एसिडिटी न्यूट्रल हो जाएगी। ठीक, तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं। अगला है सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। इसमें क्या होता है देखिए, एक और है सॉइल और क्रॉप प्रोडक्शन का, उसको मैं बताता हूँ, फिर हमारा ये टॉपिक खत्म ना, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। फिर एक टॉपिक हमारा रह जाएगा सॉल्ट, वो अगले लेक्चर में हम पूरा ये चैप्टर कवर कर लेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप बढ़िया से पढ़ रहे होंगे, आपको लेक्चर्स हमारे समझ में आ रहे होंगे, अच्छे से पढ़िएगा ना, कोई डाउट होगा तो फिर हम डाउट सेशन रखेंगे। ठीक, ओके। हाँ जी, प्लांट को और एनिमल को नेचर ने कुछ खास चीज़ों से नवाजा है जो हमको नहीं दिया है। जैसे कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें कांटे होते हैं, कांटे, फर और स्टिंग्स, कांटे होते हैं, और उन कांटों में एसिड होता है, एसिड। अब होता ये है कि गलती से किसी इंसान का या किसी जानवर का, जैसे गाय, बकरी, भेड़ घास चरने के लिए जाती हैं, पत्ते चरती हैं, पौधे चर जाती हैं, तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें ये कांटे होते हैं और उन कांटों में एसिड रहता है, एसिड, हल्के फुल्का एसिड रहता है, बहुत नुकसानदेह नहीं रहता है। लेकिन गलती से भी आपका स्किन अगर उस कांटे के कांटेक्ट में आया, या ऐसे पौधे होते हैं जिसमें पतले पतले हेयर जैसे नहीं निकले रहते, जैसे हमारे यहाँ जिमीकंद होता है, जिमीकंद, कांदा जिसको बोलते हैं, ज़मीन के अंदर नहीं होता कांदा, छत्तीसगढ़ वाले सब बच्चे जानते हैं कांदा किसको बोलते हैं, अलग अलग वैरायटी के कांदा होते हैं, उसमें एक वैरायटी जिमीकंद। जब बरसात के सीजन में पानी पड़ता है तो उससे पौधे निकलते हैं, उसके पेड़ पत्तियाँ निकलती हैं, है ना, पेड़ बहुत बड़ा नहीं होता, इतने बड़े बड़े पेड़ होते हैं ग्राउंड से, है ना, उसमें सुंदर सुंदर फूल निकलता है, और फूल ऐसा लगेगा जैसे सूरजमुखी का फूल है, बढ़िया सुंदर सुंदर, उसमें हेयर जैसे अलग अलग रंग बिरंगे डिज़ाइन वाले एकदम पिलेट्स निकलते हैं, जो भी बोलते हैं, पोलन ग्रेन जो भी बोलते हो तुम लोग बायोलॉजी में, वो निकला रहता है। अगर गलती से उसको खा लिया, गलती से जुबान पर रख लिया, तो इतनी ज़्यादा खुजली होती है जुबान में कि फिर आप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसी तरह से कई पौधे ऐसे होते हैं जिसमें कांटे होते हैं, गलती से अगर वो कांटा चुभ गया तो फिर इसका जो जहर है, एसिड है, आपकी बॉडी में इंजेक्ट हो जाएगा, और बॉडी में अगर एसिड इंजेक्ट हो गया तो फिर पेन शुरू, जलन शुरू, परेशानियाँ शुरू। समझ आया? इसलिए उसमें थोड़ा सा साबुन लगाएंगे तो उसकी एसिडिटी खत्म हो जाएगी। इसी तरह से कुछ एनिमल भी ऐसे हैं, जैसे वो लाल चींटी हो गई, मठा जिसको बोलते हैं, बर्रैया हो गया जिसको वास्प बोलते हैं, बी हो गया जिसको मधुमक्खी बोलते हैं, सबके पास डंक होता है। अगर उसने धीरे से डंक मार दिया तो डंक में एसिड होता है, वो एसिड आपकी बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है, फिर वहाँ जलन शुरू हो जाएगी, पेन शुरू हो जाएगा, वो फूल जाएगा, तरह तरह की परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं। तो ईश्वर ने कुछ एनिमल्स को और कुछ प्लांट को ये खूबी बख्शी है कि भैया तुमको कुछ एसिड दे देते, कोई आएगा तो चुभा देना, बस आपका काम हो जाएगा। तो सेल्फ डिफेंस के लिए एनिमल और प्लांट भी एसिड का यूज़ करते हैं, और एसिड का एक पीएच फिक्स रहता है, एक पीएच फिक्स रहता है उस एसिड का, यानी उसको नेचर ने एसिड दिया हुआ है। एसिड और बेस का कुछ ना कुछ पीएच तो फिक्स होगा। समझ आया? इसी प्रकार से सॉइल एंड क्रॉप प्रोडक्शन, पीएच ऑफ सॉइल एंड क्रॉप प्रोडक्शन। खेती किसानी और जमीन यानी मिट्टी, सॉइल मिट्टी को बोलते हैं ना। अच्छा, सॉइल का जो पीएच है खेती करने के लिए वो 5 से 8 के बीच में रहता है। कहाँ से कहाँ तक रहता है? 5 से लेके 8 के बीच में इसका पीएच होना चाहिए। किसका? मिट्टी का। अगर हम अच्छा उपज चाह रहे हैं, अच्छी खेती करना चाहते हैं, तो उस ज़मीन का पीएच, उस मिट्टी का पीएच कितना होना चाहिए? 5 से लेके 8 तक। 5 यानी न बहुत एसिडिक है, यानी बहुत ज़्यादा एसिडिक तो इधर होगा ना, ये वीक एसिड है, और 5 से लेके 8 तक ये वीक बेस है, यानी न्यूट्रल ही मानेंगे ऑलमोस्ट इसको। वीक बेस या वीक एसिड न्यूट्रल ही माना जाता है, तो लगभग न्यूट्रल होना चाहिए। किसी भी कारण से अगर ज़मीन का, मिट्टी का पीएच 5 से कम हो गया या 8 से ज़्यादा हो गया, 5 से कम हो जाएगा तो एसिडिक हो जाएगा, और 8 से ज़्यादा हो जाएगा तो ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, तो फिर उसमें अच्छी फसल नहीं पैदा होगी, खेती नहीं कर सकते आप। इसीलिए किसान लोग क्या करते हैं टाइम टू टाइम कि ज़मीन की ना एसिडिटी बढ़े ना बेसिसिटी बढ़े, तो टाइम टू टाइम उसमें खाद, फर्टिलाइज़र, तरह तरह की चीज़ें डालते रहते हैं और उसको प्लग करते रहते हैं, ज़मीन के साथ मिक्स करते रहते हैं, ताकि ज़मीन का जो पीएच है वो मेंटेन रहे और खेती किसानी कायदे की हो सके। आया समझ में? और आपकी पुस्तक में कुछ एग्जाम्पल भी लिखे हैं, जैसे
आखिरी लाइन लिखा है इस पाँचवें पॉइंट का मैं आखिरी लाइन दिखा रहा हूँ, ऐसे दिखा दूंगा तो समझ में आएगा। ये वाली लाइन, ये देखिए 5th पॉइंट का ये वाला लाइन, ठीक। इसमें लिखा है द कलर ऑफ द फ्लावर ऑफ द हाइड्रेंजिया प्लांट डिपेंड अपॉन द पीएच ऑफ द सॉइल। जमीन के पीएच पर हाइड्रेंजिया नाम का एक पौधा होता है, उसके जो फूल निकलते हैं उसका कलर जमीन के पीएच पर डिपेंड करता है। अगर व्हेन द सॉइल इज एसिडिक, अगर जमीन एसिडिक है यानी 5 से कम पीएच हो गया जमीन का, तो जो हाइड्रेंजिया पौधा होता है उसके फ्लावर का कलर हो जाता है ब्लू। एसिडिक जमीन में पौधे का जो फ्लावर निकलता है, प्लांट का जो फ्लावर निकलता है, फूल जो होता है उसका कलर ब्लू हो जाता है। एंड व्हेन इट इज स्लाइटली अल्कलाइन, यानी अगर जमीन बेसिक नेचर की हो गई, 8 से ज़्यादा हो गया पीएच, तो फिर दे आर पिंक, तो फ्लावर का जो कलर है वो पिंक कलर का हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है ये पीएच वाला पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं पेज नंबर 25 में, उसको बना लेते हैं। उसके बाद फिर अगले लेक्चर में हम सॉल्ट को कवर करेंगे और ये चैप्टर ख़त्म करेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से 4 क्वेश्चनों के आंसर देखिए। इसमें से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपके परीक्षा में भी पूछा जा चुका है 2022 में, और भी कई सालों में पूछा जा चुका है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 2022 में आया है और भी कई साल पूछे गए हैं। फिलहाल के लिए अब इन क्वेश्चनों को देखिए। अभी हम लोग पीएच के बारे में पढ़ रहे थे, स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन के बारे में, उसी से रिलेटेड ये 4 क्वेश्चन है। तो जो कुछ हमने पढ़ा है उसी में से यहाँ हमको जवाब देना है। पहला क्वेश्चन देखिए, आर H+ आयन प्रेजेंट इन बेसिक सॉल्यूशन, क्या किसी बेसिक सॉल्यूशन में H+ आयन होता है? तो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, हाँ भैया होता है। क्यों होता है? क्योंकि पानी में घोल के बनाओगे ना, पानी में अपना H+ और OH- आयन तो होता है। आपने बेस डाल दिया तो बेस डालने से OH- आयन बढ़ जाएगा उसका कंसंट्रेशन, लेकिन H+ तो रहेगा पानी वाला। तो आंसर है यस, होता है। तो पहला सवाल था आर H+ आयन प्रेजेंट इन द बेसिक सॉल्यूशन, तो इसका आंसर क्या होगा? यस, होता है, H+ आयन होता है। फिर दूसरा सवाल है इफ यस, अगर होता है, अगर हाँ है आपका जवाब, देन व्हाई इज द सॉल्यूशन बेसिक, तो फिर सॉल्यूशन बेसिक क्यों है? H+ के कारण उसको एसिडिक हो जाना चाहिए, लेकिन सॉल्यूशन बेसिक होता है। क्यों? क्योंकि भैया वो H+ पानी वाला है, आपने बेस घोला है, तो OH- आयन ज़्यादा मात्रा में हो जाता है और H+ कम मात्रा में रहता है। तो जो ज़्यादा मात्रा में होगा वही सॉल्यूशन का नेचर होगा। तो आंसर है H+ आयन्स आर प्रेजेंट इन बेसिक सॉल्यूशन बट द नंबर इज वेरी लेस, यानी H+ आयन का नंबर कैसा रहता है? बहुत कम। तो ज़्यादा मात्रा में कौन होता है? OH- आयन। इसीलिए हाँ, द नंबर ऑफ H+ आयन इज वेरी लेस इन कंपेरिजन टू OH- आयन, देयरफॉर द सॉल्यूशन इज बेसिक, इसीलिए सॉल्यूशन बेसिक होता है। दूसरा क्वेश्चन है यू हैव 2 सॉल्यूशन, आपके पास 2 सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन का नाम है A फॉर एप्पल, दूसरे सॉल्यूशन का नाम है B फॉर बॉल। तो तुमको 2 सॉल्यूशन दिए गए, पहले वाले का नाम है A, दूसरे वाले का नाम है B। इन वाटर, पानी में घोल के सॉल्यूशन बना गया है, A सॉल्यूशन B सॉल्यूशन, ठीक। द pH वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन A इज 6, पहला जो सॉल्यूशन है उसका pH नंबर कितना है? 6, एंड दैट ऑफ B इज 8। और दूसरा जो सॉल्यूशन है B वाला, उसका pH नंबर कितना है? pH वैल्यू 8। अब pH स्केल याद करिए, अभी पढ़ के आ रहे हैं। 7 हमारा न्यूट्रल होता है, 7 से कम हो गया तो एसिडिक, 7 से ज़्यादा हो गया तो बेसिक। वीक एसिड वीक बेस, समझ रहे हो? नज़दीक नज़दीक वाला। तो A वाले का pH कितना है? 6, 7 से कम तो एसिडिक हो गया। B वाले का pH कितना है? 8, 7 से ज़्यादा तो बेसिक हो गया। तो याद रखना A एसिडिक है और B बेसिक है। विच सॉल्यूशन विल हैव ए हायर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, किस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा? तो अभी मैं आपको बता रहा था थोड़ी देर पहले, जिसका pH नंबर कम होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है और उसमें H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। pH नंबर कम, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा। तो देखिए दोनों में से pH नंबर किसका कम है? 6 और 8 में छोटा कौन है? 6, तो pH नंबर कम हो गया। इसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कैसा होगा? बहुत ज़्यादा। और ये pH नंबर बड़ा है तो इसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कैसा होगा? कम, क्योंकि बेसिक है। बेसिक में OH- आयन ज़्यादा होगा, H+ कम होगा। समझ में आया? तो जिसका pH नंबर छोटा होता है उसमें H+ आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। आंसर देखिए, विच ऑफ द सॉल्यूशन इज एसिडिक एंड बेसिक, ये हमसे सवाल पूछा गया कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक होगा कौन सा बेसिक होगा, वो हम पहले बता चुका। ये एसिडिक होगा 6 वाला और 8 वाला बेसिक होगा, ये तो क्लियर है। अब आंसर देखिए, सॉल्यूशन ए है pH 6 इज एन एसिड एंड कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन विल बी मोर इन इट। तो जिसका pH 6 है उसमें H+ आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, और जिसका pH 8 है वो बेसिक सॉल्यूशन माना जाएगा, इसमें H+ आयन कम होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ये जो आपके परीक्षा में पूछा गया है उसको देखिए। When Julie tested solution A, B, C, D and E, 5 तो सॉल्यूशन है, A, B, C, D और E, 5 सॉल्यूशन है, और जूली उन सभी सॉल्यूशनों को टेस्ट कर रही है।
कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, समझ गए, कौन सा न्यूट्रल है। तो 5 एसिड है, 5 सॉल्यूशन है हमारे पास, ABCDE उन सॉल्यूशनों के नाम है। यूजिंग ए यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर किसको बोलते हैं, पीएच स्केल को, अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे। शी गॉट पीएच वैल्यूज, उसको अलग अलग पीएच वैल्यू मिला। देखो ए, पहला जो सॉल्यूशन है ए, उसका पीएच वैल्यू कितना मिला 9, दूसरा सॉल्यूशन बी, उसका पीएच वैल्यू कितना मिला 7, तीसरा सॉल्यूशन है सी, उसका पीएच वैल्यू कितना है। तो मैं इसको यहाँ पर अगर ABCD लिख दूंगा तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना पहचानने के लिए, पहचानने के लिए लिखे दे रहे हैं, समझ जाइएगा ना। ABCDE क्रम से लिखा है, तो ये 9 किसका पीएच होगा, कौन से सॉल्यूशन का, ए का, 7 किसका होगा, बी का, 1 किसका होगा, सी का, 13 किसका होगा, डी का, और 6 किसका होगा, ई का। ये अपने पहचान के लिए हमने ABCD यहाँ पर लिख लिया, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। ऑन दिस बेसिस कैन यू टेल विच सॉल्यूशन इज, इसके बिना पर, इसके बेसिस पर बता सकते हो कि कौन सा सॉल्यूशन वीक एसिड है, कौन सा वीक बेस है, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन सा न्यूट्रल है। तो आप पीएच स्केल अभी अभी पढ़ के आ रहे हैं और थोड़ा सा भी बुद्धि लगाएंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए जिसका पीएच 7 होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल वाले को हमने क्या लिख दिया, जिसका पीएच 7 होगा न्यूट्रल होगा। किसका पीएच 7 है, देखो सॉल्यूशन बी का। तो सबसे पहले नीचे से जवाब देखिए, न्यूट्रल कौन सा सॉल्यूशन है, मैं इसीलिए सॉल्यूशन का नाम यहाँ पर लिख दिया हूँ। सॉल्यूशन बी कैसा होगा, जिसका पीएच 7 है, न्यूट्रल। तो यहाँ लिखा है बी सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा जिसका पीएच 7 है, ठीक है। इसी प्रकार से ए को देखो, ए का पीएच है 9, सॉल्यूशन ए का पीएच 9 है, 9 मतलब 7 से बड़ा, तो कैसा हो गया, बेसिक हो गया। लेकिन कैसा बेसिक है, 7 के बहुत नज़दीक है 9, उधर 14 तक तो नहीं गया, 14 तक जाता तो स्ट्रॉन्ग बेस होता, 7 के एकदम नज़दीक है तो वीक बेस होगा, वीक बेस। तो ए वाला सॉल्यूशन जो है वो वीक बेस होगा। तो वीक बेस में हमने क्या लिखा है, देखिए वीक बेस में ए सॉल्यूशन जिसका पीएच 9 है। समझ गया कैसे जवाब देना है। उसके बाद इसको देखो, बी तो बता दिया, सी का पीएच है 1, 1 किसका पीएच होता है, एकदम इधर कोने में, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा जिसका सॉल्यूशन, जिसका पीएच 1 होगा। और कौन सा सॉल्यूशन है, सी। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कहाँ पर है, देखो सी नंबर पर है, सी नंबर पर स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या लिखा है, सी सॉल्यूशन जिसका पीएच 1 होगा। तो इस तरह से आप इनके जवाब दे सकते हो। डी वाला क्या है, 13, 13 कहाँ पहुँच जाता है, 7 के उधर लास्ट में एकदम स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता है। तो ये कैसा होगा, डी सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस कहाँ पर था, स्ट्रॉन्ग बेस, ये डी नंबर का क्वेश्चन था, डी नंबर में था स्ट्रॉन्ग बेस। देखो डी सॉल्यूशन जिसका पीएच 13 होगा। हो गया लगभग सब, तो बना लेंगे आप, आसान है, ऐसे सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। आखिरी क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर्स गिवन इन द क्वेश्चन 3। इस क्वेश्चन 3 में ये जो नंबर दिए गए हैं पीएच के नंबर 9, 7, 1, 13, 6 और उनके सॉल्यूशन के नाम भी लिखे हैं ABCD। तो इन पीएच नंबरों के बेसिस पर अरेंज द सॉल्यूशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इन सॉल्यूशनों को अरेंज करो जिसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होगा। तो हाइड्रोजन आयन के लिए मैंने बताया है जिसका पीएच कम होता है, यहाँ पर बता रहा था भी ना इसी में, जिसका पीएच नंबर छोटा होता है उसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। तो देखो सबसे छोटा इसमें नंबर कौन सा है, ये है 1। तो इसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कैसा होगा, सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन किस में है, 6, सी में। सी सॉल्यूशन देखो ना 1 है, लेकिन इसको लिखना कैसे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी पहले सबसे कम हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। तो सबसे कम किस में होगा, जिसका नंबर सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा नंबर कौन है, 13। तो जिसका पीएच वैल्यू सबसे बड़ा होगा उसमें H+ कंसंट्रेशन कम होगा। तो सबसे कम किस में होगा, 13, डी वाले में। देखो डी सॉल्यूशन में सबसे कम। फिर इससे बड़ा कौन सा नंबर है 13 से, यानी 13 के बाद बड़ा नंबर कौन सा है, 9। तो इसमें 13 में सबसे कम H+, उससे ज़्यादा 9, यानी ए वाले सॉल्यूशन में। तो डी से ज़्यादा ए में। इससे बड़ा कौन है 9 से, 7 इसके बाद वाला नंबर है, तो इसमें उससे ज़्यादा H+ होगा। तो उसके बाद बी आ गया, उसके बाद 7 के बाद 6 है, तो इसमें उससे ज़्यादा H+ आयन होगा। यानी पीएच नंबर जैसे जैसे कम होता जाएगा वैसे वैसे H+ आयन ज़्यादा होता जाएगा। इस तरह से आप इसको अरेंज कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये चारों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद एक टॉपिक हमारा बच गया इस चैप्टर में, वो है सॉल्ट का और एसिड रेन का। तो अगले लेक्चर में हम सॉल्ट और एसिड रेन एक साथ कवर करेंगे और इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। उसके बाद इसके एक्सरसाइज बनाएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से।